गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक लेक्चर ऐसा देखने जा रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने क्या कंप्लीट किया था, याद होगा आप लोगों को। लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट किए थे आइसोमेरिज्म के टाइप्स। ठीक है, आइसोमेरिज्म में स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जो है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में टॉटोमेरिज्म जो होता है वो टॉटोमेरिज्म हमने कंप्लीट किया हुआ था। ठीक है, आज के लेक्चर में हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं कि कुछ ऐसे, मतलब जैसे हम बोल सकते हैं कि थेरोटिकली कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन कैसे किस तरीके से प्रोसीड करती है, उसमें जो कंसेप्ट नए नए आते हैं वो कंसेप्ट पहले हम यहाँ पे देखेंगे। जैसे आपने इससे पहले ये वर्ड सुना होगा कि ऑर्गेनिक रिएक्शन जो है, ऑर्गेनिक रिएक्शन में रिएक्शन मैकेनिज्म का पार्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है। अब ये रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ने से पहले आपको कुछ बेसिक्स ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म, जैसे उसमें जो कंसेप्ट आते हैं वो कंसेप्ट क्लियर होना आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। दैट इज़ नथिंग बट द थ्योरेटिकल बेसिस ऑफ ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, तो वो आपको अभी इसमें सीखना है। तो आई थिंक हम लोग इसमें स्टार्ट करेंगे, बट बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द टुडेज़ लेक्चर मैं क्या करूँगी, अब टॉटोमेरिज्म का थोड़ा सा पार्ट है वो एक बार फिर से रिवाइज कर देती हूँ। टॉटोमेरिज्म का एक अलग वीडियो मैंने बनाया है, 15 मिनट्स या 16 मिनट्स का कुछ वीडियो है वो, प्लीज़ उसे अलग से और अच्छे से देखिए, क्योंकि टॉटोमेरिज्म जो है ना वो काफ़ी इम्पोर्टेंट आइसोमेरिज्म का पार्ट रहा है हमेशा से। ठीक है, तो टॉटोमेरिज्म बेसिकली कहाँ आपको दिखाई देता है, जहाँ कीटो ग्रुप का प्रेजेंस हो, जहाँ कार्बोनिल ग्रुप का प्रेजेंस आपको दिखाई दे। सेकेंड कंडीशन टॉटोमेरिज्म में क्या बताई थी मैंने, सेकेंड कंडीशन मैंने ये बताई थी टॉटोमेरिज्म में कि टॉटोमेरिज्म होने के लिए एक आपके पास एक चीज़ की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, वो है अल्फ़ा हाइड्रोजन। ठीक है, उस वक्त मैंने अल्फ़ा हाइड्रोजन क्या है ये भी बताया था। अल्फ़ा हाइड्रोजन क्या होता है, द carbon which is attached to adjacent to the functional group is nothing but अल्फा कार्बन। ठीक है, मतलब फंक्शनल ग्रुप है, CO ग्रुप है, उसके बिल्कुल पास में जो कार्बन होता है उसे अल्फा कार्बन कहा जाता है। और उस कार्बन को जो हाइड्रोजन अटैच्ड है, अल्फा कार्बन को जो हाइड्रोजन अटैच्ड है वो क्या होते हैं वहाँ पे, वो होते हैं अल्फा हाइड्रोजन। और एक पॉइंट हमेशा से याद रखिए कि टॉटोमेरिज्म जो हम वहाँ पे कैरी करते हैं वो टॉटोमेरिज्म हमेशा से वहाँ पे बेस के प्रेजेंस में होता है, मतलब जहाँ से जिस पर्टिकुलर रिएजन से OH माइनस आयन आपको मिलेगा उस रिएजन के बेसिक मीडियम में वो टॉटोमेरिज्म हमेशा से होता है। ये 3 पॉइंट्स हमेशा से याद रखो। टॉटोमेरिज्म की मैकेनिज्म भी है बच्चों, टॉटोमेरिज्म की जो मैकेनिज्म होती है वो थोड़ी अलग है। ठीक है, जिसमें कार्ब अनायन का वगैरह फॉर्मेशन होता है। तो ये हम इतना नहीं देखेंगे, 11th के लिए इतना काफ़ी है हमारे लिए कि टॉटोमेरिज्म में क्या हो रहा है, रीअरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड्स वहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। टॉटोमेरिज्म में जो फॉर्म आपको मिलता है, ठीक है, वो जो फॉर्म होता है उसे कीटो इनॉल फॉर्म कहा जाता है। कीटो इनॉल फॉर्म क्यों कहा जाता है वो भी मैंने कहा था, वहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का प्रेजेंस है। इनॉल फॉर्म का मतलब क्या है, वहाँ पे डबल बॉन्ड भी है और वहाँ पे OH ग्रुप भी अटैच्ड है। तो दिस इज़ नथिंग बट कीटो इनॉल फॉर्म, वो आपको वहाँ पे मिलता है। तो दिस इज़ अ शॉर्ट रिविजन अबाउट टॉटोमेरिज्म। आज जो हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं वो है थेरोटिकल बेसिस ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। थेरोटिकल बेसिस ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन में एज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड विद यू कि यहाँ पे मैं क्या पढ़ाने वाली हूँ आपको। यहाँ पे अगर रिएक्शन ऑर्गेनिक रिएक्शन प्रोसीड हो रही है तो ऑर्गेनिक रिएक्शन प्रोसीड किस तरीके से होती है वो तो पता चलता है आपके रिएक्शन मैकेनिज्म से। रिएक्शन मैकेनिज्म का पार्ट अभी हमें पढ़ना नहीं है, बट कुछ ऐसे कंसेप्ट होते हैं, कुछ ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं कि जो समझना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। जब आप 12th में रिएक्शन मैकेनिज्म वगैरह पढ़ोगे तो उस वक्त आपको ये प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। इसलिए हम ये देखने जा रहे हैं कि रिएक्शन मैकेनिज्म जो होती है या ऑर्गेनिक रिएक्शन जो फॉलो होती है उसमें कौन से ऐसे कंसेप्ट्स है कि जो हमें याद रखना काफ़ी ज़रूरी है। तो लेट अस बिगिन विद द टॉपिक। ठीक है,
अब वही मैंने यहाँ पे डाला है, थ्योरेटिकल बेसिस ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। थ्योरेटिकल बेसिस ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस में क्या क्या है? सबसे पहले तो आप ये समझने की कोशिश करो कि ऑर्गेनिक रिएक्शंस मतलब आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रहेंगे, ठीक है। और हमने ये चीज़ पढ़ी है 10th में भी, 11th में भी पढ़ रहे हैं कि यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं, चाहे वो मीथेन हो, चाहे वो अल्कीन हो, अल्कीन फैमिली से बिलोंग कर रहा हो, चाहे वो अल्काइन फैमिली से बिलोंग कर रहा हो, एनी ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो अक्सर आपको कौन से बॉन्ड के फॉर्म में मिलते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड के फॉर्म में मिलते हैं, जहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको मिलता है, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे, ये बेसिक पॉइंट यहाँ पे बहुत अच्छे से समझ लो कि यहाँ पे कोवैलेंटली बॉन्डेड कंपाउंड्स आपको मिलते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैसे होते हैं? उनको कोवैलेंट बॉन्ड उसमें दिखाई देता है। उसमें क्या दिखाई देता है? कोवैलेंट बॉन्ड आपको दिखाई देता है। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यू कैन से इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे शेयरिंग आपको दिखाई देती है। और एक पॉइंट जो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है वो ये है कि कोई भी रिएक्शन, अगर नॉर्मल वे में भी अगर हम रिएक्शन देखते हैं तो रिएक्शन होती कैसे है? बॉन्ड ब्रेक होता है और नए बॉन्ड वहाँ पे फॉर्म होते हैं। मतलब बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन, ये जो भी हम देख रहे थे अब तक, ये रिएक्शन होती कैसे है? रिएक्शन बेसिकली कौन कौन से पॉइंट्स उसमें इम्पॉर्टेंट है? बॉन्ड पहले ब्रेक होता है और नए बॉन्ड फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट है जो कंसिडर करना है आपको कि सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे भी बॉन्ड ब्रेकिंग, यहाँ पे होगा बॉन्ड ब्रेकिंग एंड आफ्टर दैट यू विल गेट बॉन्ड फॉर्मेशन। इसके बाद आपको क्या मिलेगा? बॉन्ड फॉर्मेशन आपको मिलेगा, ठीक है। अब बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड फॉर्मेशन में आपको कंसिडर करना है यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड ही कंसिडर करना है, बिकॉज वी आर इन ऑर्गेनिक रिएक्शंस। ऑर्गेनिक रिएक्शन में ज़्यादातर जो कंपाउंड्स आपको मिलते हैं वो कोवैलेंटली बॉन्डेड कंपाउंड्स होते हैं, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग आपको दिखाई देती है। तो ये बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन, ये एक पॉइंट यहाँ पे आपका हो गया। अब और एक पॉइंट यहाँ पे याद रखना है जो कि ऐसा है कि जैसे ही मतलब ऑर्गेनिक रिएक्शन जो होती है, जैसे ऑर्गेनिक रिएक्शन आगे बढ़ती है तो ऑर्गेनिक रिएक्शन इज़ नॉट अ वन स्टेप रिएक्शन। हम ये बोल सकते हैं ऑर्गेनिक रिएक्शन आपको सामने दिखाई देती है कि एक स्टेप में वो लिखी जाती है, बट एक्चुअल में ऑर्गेनिक रिएक्शन इज़ नॉट अ वन स्टेप रिएक्शन, इट इज़ अ मल्टी स्टेप प्रोसेस। ऑर्गेनिक रिएक्शन इज़ व्हाट? इट इज़ अ मल्टी स्टेप प्रोसेस। ये होता है, इट इज़ अ मल्टी स्टेप प्रोसेस। अब ये मल्टी स्टेप प्रोसेस जो होती है वही हम दिखाते हैं विद द हेल्प ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म। यहाँ पे मल्टी स्टेप प्रोसेस जो दिखाई जाती है, इट इज़ विद द हेल्प ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म। ये रिएक्शन मैकेनिज्म से हम क्या करते, दिखाते। अब ये मल्टी स्टेप प्रोसेस है, इसका मतलब क्या है? ओवरऑल अगर देखा जाए तो इसमें आपको प्रोडक्ट डायरेक्टली एक स्टेप में नहीं मिल रहा, आपको कुछ अलग अलग कंपाउंड से आगे बढ़ना पड़ेगा और फाइनली आपको क्या मिलेगा? वहाँ पे प्रोडक्ट मिलेगा। तो इट इज़ नॉट अ वन स्टेप रिएक्शन, इट इज़ अ मल्टी स्टेप प्रोसेस। मतलब इसमें आपको कुछ इंटरमीडिएट्स मिलने के चांसेस होते हैं। इसमें आपको कुछ इंटरमीडिएट्स मतलब क्या है? प्रोडक्ट से पहले रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, इनके बीच में जितने भी स्टेप्स आपको मिल रहे हैं उस स्टेप पे जो कंपाउंड आपको मिलते हैं उनको इंटरमीडिएट कहा जाएगा। ये काफ़ी सिंपल वे में मैंने आपको बताया है। तो ये पॉइंट्स काफ़ी अच्छे से याद रखो कि थ्योरेटिकल बेसिस ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन जब पढ़ोगे तो सबसे पहले क्या याद रखना है आपको? ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो कोवैलेंट बॉन्डेड कंपाउंड्स होते हैं, जहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स आपको मिलेगा। बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन जो हमने नॉर्मल रिएक्शंस में भी देखा था कि जहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग होता है पहले और फिर नए बॉन्ड वहाँ पे फॉर्म होते हैं, वही यहाँ पे भी अप्लाई करना है। ऑर्गेनिक रिएक्शन इज़ अ मल्टी स्टेप प्रोसेस। ऑर्गेनिक रिएक्शन क्या है? यहाँ पे मल्टी स्टेप प्रोसेस है,
जो हम अक्सर दिखाते रहते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म से, जो अभी आप नहीं पढ़ोगे, पर जैसे ही 12th स्टैंडर्ड स्टार्ट होगा वैसे ही आपको कुछ रिएक्शंस की, कुछ स्पेसिफाइड रिएक्शन की रिएक्शन मैकेनिज्म उन्होंने दिखाई है, तो रिएक्शन मैकेनिज्म वहाँ पे पढ़ोगे। और रिएक्शन मैकेनिज्म में बीच में, मतलब अब रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट है, उनके बीच में जो जो भी कंपाउंड्स वहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं उनको कोई प्रोडक्ट करके कंसिडर नहीं करता, दे आर सेड टू बी इंटरमीडिएट्स, दे आर सेड टू बी व्हाट, इंटरमीडिएट्स। तो ये इंटरमीडिएट की तरह। और भी यहाँ पे दो ऐसे पॉइंट्स हैं कि जो बहुत अच्छे से याद रखना है, उसके लिए हमें एक रिएक्शन को कंसिडर करना पड़ेगा। लेट अस स्टार्ट विद द एग्जाम्पल। अब यहाँ पे ये एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ले रही हूँ। एग्जाम्पल में सिंपल एग्जाम्पल हम लेते हैं मीथेन का, CH4 + Cl2। यहाँ पे है यूवी लाइट, यहाँ पे यूवी लाइट जो होता है वो यहाँ पे मैंने लिखा है, या इसे इस तरीके से भी लिखा जाता है, H करके भी लिखा जाता है। प्रोडक्ट आपको मिल रहा है CH3Cl और प्लस यहाँ पे प्रोडक्ट मिलता है HCl। ये रिएक्शन काफ़ी पुरानी है आपके लिए, इवन अल्केन्स में भी ये रिएक्शन आपने पढ़ी है। अब यहाँ पे है क्या, सबसे इम्पोर्टेंट देखो, 10th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा है कि मीथेन इज व्हाट, कोवैलेंटली बॉन्डेड कंपाउंड। क्या है कोवैलेंटली बॉन्डेड कंपाउंड? कार्बन है, यहाँ पे हाइड्रोजन कुछ इस तरीके से आपने अरेंज किए थे, यहाँ पे डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर उसका बनाया था। तो डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर में क्या दिखाई देता है, मीथेन इज सेड टू बी कोवैलेंटली बॉन्डेड। अब यहाँ पे हुआ क्या है कि मीथेन में जो एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन है, उनके बीच का बॉन्ड क्या हो गया, टूट गया। इट इज़ बिकॉज ऑफ क्लोरीन, इट इज़ बिकॉज ऑफ क्लोरीन। और ये जो प्रेजेंस है H का, या अल्ट्रावायलेट रेडिएशन बोलते हैं, या ये रिएक्शन होती है हाई टेम्परेचर पे भी रिएक्शन ये होती है। तो यहाँ पे ये आपको क्या मिल गए, दो कंपाउंड्स आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। अब ये रिएक्शन लेके कुछ और पॉइंट्स हम क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। यहाँ पे ये जो मीथेन है, ये मीथेन को क्या कहा जाएगा, मीथेन को कहा जाएगा सबस्ट्रेट। ये जो क्लोरीन है इसे क्या कहा जाएगा, इट इज़ अ रिएजेंट, इट इज़ अ रिएजेंट। ये है आपका प्रोडक्ट, ये क्या बन गया आपका यहाँ पे प्रोडक्ट। और HCl जो है वो क्या बन गया आपका बाय प्रोडक्ट, HCl क्या बन गया आपका बाय प्रोडक्ट, ठीक है। HCl आपका क्या बन गया, बाय प्रोडक्ट। तो यहाँ पे BY करके हम लिखते हैं, BI नहीं होगा, BY होगा, बाय प्रोडक्ट यहाँ पे हम लिखेंगे। तो एग्जैक्टली है क्या, ये भी 4 टर्म्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। नॉर्मल रिएक्शंस में हम इसे क्या कह के बुलाते हैं, ये बोथ आर रिएक्टेंट्स, बोथ आर व्हाट, रिएक्टेंट्स। बट ऑर्गेनिक रिएक्शन में एक सबस्ट्रेट होता है और दूसरा रिएजेंट होता है। सबस्ट्रेट कौन है, यहाँ पे सबस्ट्रेट की अगर हम बात कर रहे हैं तो सबस्ट्रेट वो पर्टिकुलर कंपाउंड होता है कि जो वहाँ पे कार्बन को अवेलेबल करता है फॉर न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन, या आप ये बोल सकते हो सिंपल लैंग्वेज में, कि सबस्ट्रेट वो पर्टिकुलर कंपाउंड होता है, वो पर्टिकुलर कार्बन कंपाउंड होता है कि जहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग होती है, जहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग होती है। रिएजेंट कौन है, रिएजेंट ऑब्वियसली सबस्ट्रेट में बॉन्ड ब्रेकिंग या सबस्ट्रेट में चेंज करने वाला जो भी पर्टिकुलर कंपाउंड होता है उसे क्या कहा जाएगा, रिएजेंट कहा जाएगा। मतलब ये कंपाउंड अंडरगोज चेंज, और ये कंपाउंड जो है वो क्या कर रहा है, चेंज वहाँ पे करने की कोशिश कर रहा है। या क्लोरीन जो है, क्लोरीन है इसलिए मीथेन में क्या दिखाई दे रहा है आपको, बॉन्ड ब्रेकिंग आपको दिखाई दे रहा है। सो इट इज़ वेरी सिंपल कंसेप्ट कि सबस्ट्रेट क्या है, कि सबस्ट्रेट एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है कि जहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग के चांसेस आपको मिलते हैं, जहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग होती है और जहाँ पे चेंज आपको मिलता है, जो कंपाउंड चेंज होना स्टार्ट होता है, ठीक है। और यहाँ पे ये रिएजेंट का मतलब क्या है, रिएजेंट के प्रेजेंस में सबस्ट्रेट क्या करने लगता है, बॉन्ड ब्रेकिंग करना स्टार्ट करता है। ये क्या है, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब क्या, जो आपका मेन प्रोडक्ट है रिएक्शन में, क्या है वो मेन प्रोडक्ट है। और उसके साथ साथ एक आपको मिल गया है बाय डिफ़ॉल्ट, वो प्रोडक्ट वहाँ पे मिल ही रहा है, जिसे क्या कहा जाएगा, बाय प्रोडक्ट कहा जाएगा, जिसे क्या कहा जाएगा, बाय प्रोडक्ट कहा जाएगा। सो
ये जो भी पॉइंट्स मैंने अभी बताए हैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। और भी 4 ऐसे पॉइंट्स हैं कि जो हम रिएक्शन मैकेनिज्म में पढ़ते हैं। सिर्फ वो 4 पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, एक बार लिखेंगे और एक बार मैं उसे आपको समझाऊंगी कि वो 4 पॉइंट्स एग्जैक्टली क्या होते हैं। स्टार्टिंग तो यहाँ से हमने की थी कि ऑर्गेनिक रिएक्शंस जो होते हैं वो ऑर्गेनिक रिएक्शन में जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आप लेने वाले हो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बेसिकली आपको या जनरली आपको मिलते हैं कोवैलेंट नेचर में। कोवैलेंट नेचर उनका होता है। अब कोवैलेंट बॉन्ड कैसे प्रिपेयर होता है ये मैं अभी नहीं बताऊंगी, बिकॉज 10th स्टैंडर्ड में 9th में भी आपने ये पढ़ रखा है कि कोवैलेंट बॉन्ड कैसे प्रिपेयर होता है। तो यहाँ पे हो रहा है ऑर्गेनिक कंपाउंड कोवैलेंट बॉन्ड जिसमें होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स है। यहाँ पे ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट रहता है यहाँ पे, जो नॉर्मल रिएक्शंस में भी हम पढ़ चुके थे। जैसे यहाँ पे देखो कार्बन और 4 हाइड्रोजन, इनके बीच में क्या यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बॉन्ड दिखाई दे रहा है। सबसे पहले तो बॉन्ड ब्रेक होगा और फिर नया बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म होगा। ठीक है, सबसे पहले तो बॉन्ड ब्रेक होगा और फिर नया बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म होगा। एंड इट इज नथिंग बट द important process in any of the chemical reaction, whether it may be organic reaction or whether it may be normal reaction. मल्टी स्टेप प्रोसेस, ऑर्गेनिक रिएक्शन कभी भी एक स्टेप में कंप्लीट नहीं होती है। आपको सामने वो दिखाई देती है कि एक स्टेप में उन्होंने आपको दिखाई दे दिया है, बट एक्चुअल बिहाइंड द सीन क्या क्या होता रहता है, इट इज़ नथिंग बट रिएक्शन मैकेनिज्म होता है ना। काफ़ी सिंपल सा एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ। देखो कि सपोज हम ये देखते हैं कि कोई भी एक मूवी हम आग सामने देख रहे हैं, बट मूवी जब हम सामने देखते हैं तो इट इज़ अ फिनिश्ड प्रोडक्ट इन फ्रंट ऑफ अस। वो फिनिश्ड प्रोडक्ट वहाँ पे होता है, बट उसके पीछे की जो मेहनत होती है, ठीक है, उसके पीछे की मेहनत हम सिर्फ वहाँ पे कंसिडर नहीं कर सकते कि वहाँ पे हीरो है, हीरोइन है, विलन है, ठीक है, उनको ही कंसिडर नहीं करना है। वो जो वहाँ पे बैक स्टेज में जो जो लोग वहाँ पे हेल्प करते हैं, लाइक वहाँ पे डायलॉग राइटर हो सकता है, वहाँ पे सिंगर हो सकता है, वहाँ पे जो भी ये मतलब जैसे हम बोल सकते हैं कि कुछ हेल्प करने वाले बॉयज़ क्रू मेंबर्स वहाँ पे रहते हैं। तो ये कौन है, ये जो है ये बिहाइंड द सीन है। ठीक है, ये बिहाइंड द सीन हम देख सकते हैं कि क्या क्या होता रहता है। वैसे ही रिएक्शन जो होती है, रिएक्शन सिर्फ आपके सामने रखी जाती है विच इज़ अ फिनिश्ड प्रोडक्ट वी कैन से, बट रिएक्शन के पीछे कौन कौन से स्टेप्स हमने फॉलो किए हैं, इट इज़ नथिंग बट इम्पॉर्टेंट स्टेप्स। ठीक है, सो वो स्टेप्स होते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म में। रिएक्शन मैकेनिज्म में आपको क्या मिलता है, बीच में इंटरमीडिएट मिलता है। अब इसके बारे में मैंने ज़्यादा डिस्कस नहीं किया, बिकॉज रिएक्शन मैकेनिज्म जब पढ़ेंगे ना तो इसके बारे में ऑलरेडी हम वहाँ पे बहुत से चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। तो रिएक्शन मैकेनिज्म में आपको इंटरमीडिएट मिलता है। इंटरमीडिएट क्या है, ये बहुत सिंपल वे में मैंने आपको बताया है कि आपके पास यहाँ पे एक सबस्ट्रेट है, रिएजेंट है, वहाँ से आपको प्रोडक्ट मिल रहा है, डायरेक्ट वहाँ पे दिखाई दे रहा है। बीच में जितने भी स्टेप्स फॉलो हो रहे हैं, हर एक स्टेप पे आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड मिल रहा है, बट वो आपका एक्सपेक्टेड ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, वो आपका फाइनल प्रोडक्ट नहीं है। सो वो जो कंपाउंड्स बीच बीच में मिलते हैं, स्पीसीज बीच बीच में मिलते हैं, उनको क्या कहा जाता है, इंटरमीडिएट कहा जाता है। एक एग्जाम्पल दिया है मैंने यहाँ पे, इट इज़ क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन। एग्जाम्पल कौन सा है ये, क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन, मतलब मीथेन जो है उसकी रिएक्शन क्लोरीन के साथ हम यहाँ पे कर रहे हैं। रिएक्शन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, यू कैन से ये रिएक्शन हाई टेम्परेचर्स पे भी हो सकती है, बट जनरली ये होता है कि यहाँ पे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के प्रेजेंस में ये रिएक्शन की जाती है। तो यहाँ पे आपको सबस्ट्रेट कौन सा और कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जिसमें चेंज मिलता है, जिसमें चेंज मिलता है वो सबस्ट्रेट है। जो चेंज करवाता है वो कौन होता है, रिएजेंट होता है। और जो मेन प्रोडक्ट आपको मिलता है वो क्या हुआ, प्रोडक्ट, ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो प्रोडक्ट हुआ। और उसके साथ साथ बाय डिफ़ॉल्ट हम उसे अवॉइड नहीं कर सकते, ये भी प्रोडक्ट मिल रहा है जिसे क्या कहा जाएगा, बाय प्रोडक्ट कहा जाएगा। सो ये जो 4 टर्म्स है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सबस्ट्रेट, रिएजेंट, प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट। सबस्ट्रेट और रिएजेंट को एक साथ हम क्या बोल सकते हैं, दे आर रिएक्टेंट्स, दे आर व्हाट, रिएक्टेंट्स। ठीक है,
सो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सा इंट्रोडक्टरी पार्ट था व्हेन यू स्टार्ट विद द थ्योरेटिकल बेसिस ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। अब ऑर्गेनिक रिएक्शंस का थ्योरेटिकल बेसिस जैसे मैंने अभी कहा था कि 4 स्टेप्स है जो मैं यहाँ पे लिखूँगी, आप भी मेरे साथ वो स्टेप्स लिखो, काफ़ी इम्पॉर्टेंट स्टेप्स हैं और वो स्टेप्स में ही आपको पता चलता है कि ऑर्गेनिक रिएक्शन इज़ नॉट अ ओवरऑल वन स्टेप प्रोसेस, इट इज़ अ मल्टी स्टेप प्रोसेस। रिएक्शन मैकेनिज्म कैसे आगे बढ़ती है या रिएक्शन मैकेनिज्म में कौन कौन से वहाँ पे पड़ाव आते हैं, ये आपको वो 4 पॉइंट्स थियोरेटिकल पॉइंट्स है बट उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो वो पॉइंट्स मेरे साथ ही आप यहाँ पे क्या करो, नोट डाउन करने की कोशिश करो। अब देखो बच्चों, यहाँ पे जैसे मैंने कहा था कि 4 पॉइंट्स आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेंगे। कौन कौन से पॉइंट्स है देखो यहाँ पे, ऑर्गेनिक रिएक्शन इज अ मल्टी स्टेप प्रोसेस एक्चुअली विच इन्वॉल्व्स, ये आप बोल सकते हो दीज 4 पॉइंट्स। और आप ये बोल सकते हो कि ऑर्गेनिक रिएक्शन होते वक्त ये चीज़ें आपको दिखाई देती है इन अ रिएक्शन मैकेनिज्म। और व्हेन ऑर्गेनिक रिएक्शन स्टार्ट्स टू प्रोसीड, ये सब चीज़ें आप आगे आगे देखते जाओगे। ये क्या है, द इलेक्ट्रॉन मूवमेंट टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग ईच स्टेप, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग ईच स्टेप। जैसे ही पहले हमने डिस्कस किया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो कोवैलेंट कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, कोवैलेंट कंपाउंड वहाँ पे रहेंगे, बट ज़रूरी नहीं है कि उसके साथ साथ जो कंपाउंड वहाँ पे एज अ रिएजेंट करके एक्ट कर रहा हो वो भी कोवैलेंटली बॉन्डेड हो। जनरली होता है कोवैलेंटली बॉन्डेड बट हमेशा से ये नहीं होगा। हेंस जनरल हम ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट आपको दिखाई देती है। मतलब अगर हम ये देखें कि इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट में हम ये बोल सकते हैं कि सपोज मैंने मीथेन लिया है, ठीक है, मीथेन में कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है वो क्या होगा, वहाँ पे ब्रेक होगा। मतलब वहाँ पे क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट आपको वहाँ पे दिखाई देगी। इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट जो होती है वो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट इज़ अ फर्स्ट स्टेप फॉर वी कैन से रिएक्शन जो होती है या रिएक्शन मैकेनिज्म जो होती है वो स्टार्ट होने के लिए वो फर्स्ट स्टेप है। सेकेंड है द बॉन्ड क्लीवेज और बॉन्ड फॉर्मेशन। सेकेंड तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हो रही है तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होने के बाद आप क्या बोल सकते हो वहाँ पे, मतलब बॉन्ड क्लीव हो गया और उसके बाद क्या फॉर्म हो सकता है, नया बॉन्ड वहाँ पे फॉर्म होता है, ठीक है, बट वो इंटरमीडिएट वाला, वो डायरेक्टली कंपाउंड आपको नहीं मिल रहा। अकम्पनाइंग चेंज इन एनर्जी एंड शेप्स ऑफ वेरियस स्पेसिस, अकम्पनाइंग चेंज इन एनर्जी एंड शेप्स ऑफ वेरियस स्पेसिस। अब यहाँ पे देखो कि ऑर्गेनिक रिएक्शन जो होती है विच इज़ अकम्पनाइड चेंज इन एनर्जी, मतलब जो भी आपने सबस्ट्रेट लिया है, सबस्ट्रेट में भी एनर्जी में क्या चेंज, आप एनर्जी में क्या दिखाई देगा, आपको चेंज दिखाई देगा। आप ये भी बोल सकते हो कि जो सबस्ट्रेट आपने लिया है उसकी ज्योमेट्री, उसका जो शेप होगा वो भी क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पे चेंज इन एनर्जी एंड शेप जो है वो आपको उसमें चेंज मिलेगा और ये इम्पॉर्टेंट रहता है हमेशा किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन में। आप ये देखो, और यहाँ पे तो ऑर्गेनिक रिएक्शन की बात ही हो रही है तो यहाँ पे हम ये भी बोल सकते हैं कि शेप जो है वो कैसे चेंज होगा। देखो अब अगर मीथेन मॉलिक्यूल हमने देखा तो मीथेन मॉलिक्यूल 10th तक तो पढ़ चुके हो ये चीज़ें कि मीथेन मॉलिक्यूल का जो भी ज्योमेट्री होता है, एक शेप हम कंसिडर करते हैं वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है। बट क्या ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री जो अगर मीथेन ऑर्गेनिक रिएक्शन के थ्रू इन्वॉल्व हो रहा है तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री उसकी वहाँ पे जो है वो कंसिस्टेंट रहेगी क्या, नहीं। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में क्या मिलेगा आपको, चेंज मिलेगा, और एनर्जी में भी क्या मिलेगा आपको, चेंज मिलेगा। तो ये एक थर्ड पॉइंट है। एंड फोर्थ वन, रेट ऑफ ओवरऑल रिएक्शन। रेट ऑफ ओवरऑल रिएक्शन उन्होंने कहा है। अब रेट ऑफ ओवरऑल रिएक्शन की बात क्या होती है, यहाँ पे रिएक्शन का रेट जो है वो हम कैसे डिसाइड करेंगे। जनरली ये होता है कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप एक होती है, आगे आप पढ़ने वाले हो SN1 SN2 रिएक्शंस आपको 12th में आएंगे। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाइमोलिकुलर, जिसे कहा जाता है SN1 एंड SN2 रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में एक स्टेप आपको हमेशा से मिलती है
जिसे कहा जाता है RDS करके, जिसे कहा जाता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब रेट मतलब क्या है, रिएक्शन का स्पीड हम क्या कर रहे हैं वहाँ पे डिटरमाइन कर रहे हैं। तो रिएक्शन का स्पीड, ओवरऑल रिएक्शन का स्पीड हम उस पर्टिकुलर स्टेप से क्या कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं। तो ये 4 पॉइंट्स आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रादर ये क्वेश्चन 11th में आ भी सकता है इस तरीके से कि ऑर्गेनिक रिएक्शंस जब होती है तो कौन कौन से बदलाव या कौन कौन से चेंजेस आपको दिखाई देंगे। सबसे पहले तो ये होगा कि इलेक्ट्रॉन मूवमेंट टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग ईच स्टेप। इलेक्ट्रॉन मूवमेंट आपको मिलेगी। ये तो काफ़ी सिंपल है कि इलेक्ट्रॉन मूवमेंट मिलने ही वाली है, बिकॉज अगर सबस्ट्रेट आपने कोवैलेंटली बॉन्डेड लिया है और अगर दूसरा कोई रिएजेंट ऐसा है जो क्या करेगा, सबस्ट्रेट पे अटैक करेगा, तो वो क्या करेगा, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन का जो भी वहाँ पे एक हम बोल सकते हैं कि सेटअप है उसको बिगाड़ेगा, इलेक्ट्रॉन के सेटअप को वहाँ से डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगा, एंड देयर बाय इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट स्टार्ट होगी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। नेक्स्ट है द बॉन्ड क्लीवेज और बॉन्ड फॉर्मेशन। ये तो होता ही रहता है कि हमेशा से बॉन्ड क्लीव होना, बॉन्ड ब्रेक होना और बॉन्ड का फॉर्मेशन होना। नेक्स्ट है ये विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, इट अकम्पनाइंग चेंज इन एनर्जी एंड शेप्स ऑफ वेरियस स्पीसीज। अब यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि चेंज इन एनर्जी तो मिलती ही है, ठीक है, मतलब सबस्ट्रेट जो आपका रहता है, सबस्ट्रेट में एनर्जी में चेंज आपको दिखाई देगा और सबस्ट्रेट की जो भी एक शेप है, ज्योमेट्री है, वो भी आपको आगे चेंज्ड मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट है रेट ऑफ ओवरऑल रिएक्शन। जैसे ही मैंने अभी कहा कि रेट ऑफ ओवरऑल रिएक्शन जो है वो हम डिसाइड कर सकते हैं, जैसे उसमें रेट डिटरमाइनिंग स्टेप करके एक स्टेप होती है जिसे RDS कहा जाता है, जहाँ से ओवरऑल रिएक्शन का रेट हमें पता चल सकता है, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट्स थे, ये इम्पॉर्टेंट थे। और इसके आगे हम जो पढ़ने वाले हैं ना, इट इज़ अबाउट बॉन्ड क्लीवेज। अभी हमने डिस्कस किया कि यहाँ पे बॉन्ड क्लीव होना मतलब बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा तो सोचो आप आगे रिएक्शन कैसे बढ़ेगी। बॉन्ड अगर क्लीव नहीं होगा या बॉन्ड ब्रेकिंग होगा ही नहीं तो आगे रिएक्शन बढ़ने का कोई चांस नहीं होता। इसलिए ये जो स्टेप है, ये स्टेप को और थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो बॉन्ड क्लीवेज के जो डिफरेंट टाइप्स होते हैं वो टाइप्स हम पढ़ेंगे, और देर बाय आपको थोड़ा ये भी पता चलेगा, ये 4 पॉइंट्स जो है ये हमने सिर्फ थ्योरेटिकल देखे हैं, वहाँ पे हम प्रैक्टिकली ये देख सकते हैं कि बॉन्ड क्लीवेज होने के बाद अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि 4 पॉइंट्स जो यहाँ पे दिए हैं वो 4 पॉइंट्स कितने इम्पॉर्टेंट हैं, और ये पॉइंट्स के थ्रू ही ऑर्गेनिक रिएक्शन आगे बढ़ती रहती है। देखो जैसे मैंने अभी कहा कि बॉन्ड क्लीवेज के जो टाइप्स हैं वो पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज बॉन्ड क्लीवेज जो होता है वही एक इम्पॉर्टेंट स्टेप होती है किसी भी रिएक्शन में, वहाँ पे रिएक्शन प्रोसीड होने की। अब किसी भी रिएक्शन बोलने से बेटर है कि यहाँ पे हम ऑर्गेनिक रिएक्शन की बात कर रहे हैं, तो लेट अस स्टार्ट विद द बॉन्ड क्लीवेज। एंड वो बॉन्ड क्लीवेज कौन से रिएक्शन में, ऑर्गेनिक रिएक्शन में हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे देखो बच्चों की टाइप्स ऑफ क्लीवेज ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, जैसे ही मैंने पहले भी आपको अच्छे से बताया था कि कोवैलेंट कंपाउंड्स होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं उसमें आपको कोवैलेंट बॉन्ड ही मिलता है। उसमें आपको कौन सा बॉन्ड मिलता है, कोवैलेंट बॉन्ड ही वहाँ पे मिलता है। इसका मतलब क्या है, क्लीवेज जो भी होगा वो कौन से बॉन्ड का होगा, कोवैलेंट बॉन्ड का ही होगा। आपको बाकी के बॉन्ड्स का देखना भी नहीं है, या बाकी के पर्टिकुलर बॉन्ड कहाँ पे दिखाई दे रहे हैं वो भी नहीं देखना है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में बेसिकली कौन सा बॉन्ड होता है, कोवैलेंट बॉन्ड वहाँ पे होता है। तो कोवैलेंट बॉन्ड जो भी होगा, कोवैलेंट बॉन्ड जो है उसका क्लीवेज कैसे होता है। कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है, शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की। अब ये क्लीवेज, ये ब्रेकिंग कैसे होगा, कोवैलेंट बॉन्ड जो है उसका ब्रेकिंग कैसे होगा। 2 तरीके से इसका ब्रेकिंग हो सकता है, होमोलिटिक क्लीवेज एंड हेटेरोलिटिक क्लीवेज। अब होमो और हेटेरो ये जो वर्ड्स है यहाँ पे समझ में आ रहा है कि ये अपोजिट वर्ड्स है। होमो मतलब कुछ ना कुछ वहाँ पे सेम मिलेगा, और हेटेरो मतलब आपको सेम नहीं मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे होमोलिटिक क्लीवेज मतलब ब्रेकिंग,
लिटिक मतलब क्या है, टू ब्रेक समथिंग, ठीक है। होमोलिटिक क्लीवेज और हेटेरोलिटिक क्लीवेज। अब यहाँ पे मैंने एक लिखा है, देखो, वन ऑफ द बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन गोज टू वन एटम एंड अदर इलेक्ट्रॉन गोज टू अदर एटम, ठीक है। मतलब यहाँ पे ये आपको लिखना चाहिए, यहाँ पे अनदर लिखना चाहिए, अनदर एटम। मतलब सपोज अगर मैंने ये कहा कि मुझे होमोलिटिक जो भी क्लीवेज है वो दिखाना है, सपोज ए और बी, इनके बीच में क्या है, यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड है। ये जो बॉन्ड है ये कौन सा बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड। अब इसका क्लीवेज आपको दिखाना है। क्लीवेज कैसे दिखाओगे, देखो यहाँ पे ये बॉन्ड है, मतलब एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये बहुत बेसिक चीज़ है, एक बार बता रही हूँ मैं, अच्छे से समझ लो। एक बॉन्ड जो होता है हमेशा उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब यहाँ पे भी कितने इलेक्ट्रॉन हैं, इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। तो क्या कहा है, वन ऑफ द बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन गोज टू वन एटम, एक एटम के पास जाएगा, एंड अदर इलेक्ट्रॉन गोज टू अनदर एटम, ठीक है। काफ़ी सिंपल है, देखो। तो होमोलिटिक क्लीवेज जो होता है, वो होमोलिटिक क्लीवेज कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा, इस तरीके से आपको होमोलिटिक क्लीवेज मिलेगा। अब ये जो मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन। बिकॉज यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन ए के पास आ गया और एक इलेक्ट्रॉन जो बचा था वो बी के पास चला गया। सो ये होमोलिटिक क्लीवेज जो होता है उसका एक एग्जाम्पल मैंने दिया। कंडीशंस में बताऊंगी आपको डिटेल में कि होमोलिटिक क्लीवेज कब होता है, होमोलिटिक क्लीवेज होने के लिए कौन कौन से कंडीशंस की रिक्वायरमेंट होती है। कंडीशन की रिक्वायरमेंट होती है ऑफ कोर्स कि होमोलिटिक क्लीवेज या बॉन्ड ब्रेकिंग वहाँ पे होगा, बॉन्ड क्लीवेज होगा, तो कंडीशन की तो रिक्वायरमेंट रहेगी ही। सो ये सिर्फ यहाँ पे समझ लो कि वन ऑफ द बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन गोज टू वन एटम एंड अदर इलेक्ट्रॉन गोज टू अनदर एटम, तो ये है होमोलिटिक क्लीवेज। अब होमोलिटिक क्यों कहा गया होगा, ये जो पर्टिकुलर होमो, ये यहाँ पे वर्ड लिखा है, ये क्यों कहा गया होगा, बिकॉज तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है, 2 इलेक्ट्रॉन का होमो मतलब इक्वल पार्ट्स वहाँ पे हुए हैं। एक इलेक्ट्रॉन एक की तरफ गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे की तरफ गया, तो इट इज़ नथिंग बट होमोलिटिक क्लीवेज। दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मिला है, जो मैंने इस तरीके से आपको यहाँ पे दिखाया है, ठीक है। अब आगे देखो हेटेरोलिटिक क्लीवेज। हेटेरोलिटिक क्लीवेज क्या है बच्चों, यहाँ पे अच्छे से समझने की कोशिश करो। हेटेरोलिटिक क्लीवेज जो होता है, देखो, द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टेक्स अवे शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, काफी इंपॉर्टेंट है। द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टेक्स अवे शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यही एग्जाम्पल लेके हम देखते हैं कि क्या और किस तरीके से हमें मिलेगा। यहाँ पे देखो एग्जाम्पल में, सपोज यहाँ पे ए और बी, इनके बीच में बॉन्ड है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, ये यहाँ पे मैंने एरो किया। अब सपोज मैंने ये कहा है कि B इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन A, इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है, इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है, जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को खुद की तरफ खींचता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन पढ़ चुके हो 10th में भी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द टेंडेंसी ऑफ एटम to attract electron, attract shared pair of electron towards itself। तो यहाँ पे शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 हैं, 2 है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएंगे ये पूरे के पूरे, कौन अट्रैक्ट करेगा, यहाँ पे बी अट्रैक्ट करेगा। सो यहाँ पे यही हो रहा है, देखो, ए विल गेट अ पॉजिटिव चार्ज एंड बी विल गेट अ नेगेटिव चार्ज। देखो मतलब यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे कैटायन फॉर्म हुआ, यहाँ पे एक एनायन फॉर्म हुआ। कैटायन क्यों फॉर्म हुआ है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। अनायन कैसे फॉर्म हुआ है, इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, ये इलेक्ट्रॉन रिच है, ये इलेक्ट्रॉन क्या है, रिच है। ऐसा क्यों हुआ है, इट इज़ बिकॉज आउट ऑफ 2, out of A and B is more electronegative and B attracts all the shared pair of electron towards itself. B attracts 2 shared pair of electron towards itself. सो यही डेफिनेशन में आपको लिखना है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस है जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं। डेफिनेशन हम तैयार कर सकते हैं, डेफिनेशन की प्रॉब्लम नहीं है बच्चों, वो आपको टेक्स्ट बुक में भी मिलती है। बट क्या हो रहा है वो पहले समझ लो। The more electronegative atom takes away shared pair of electron।
यहाँ पे दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या थी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस नहीं था, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नियर बाय इक्वल थी, तो उस वक्त क्या होता है, होमोलिटिक क्लीवेज होगा। बट अगर ऐसी कंडीशन आ गई कि बॉन्डेड एटम्स जो है, बॉन्डेड एटम्स कौन से हैं अभी, ए एंड बी, ये बॉन्डेड एटम्स है बिकॉज दे आर बॉन्डेड विद अ कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो ए एंड बी ये बॉन्डेड एटम्स है, ये ए एंड बी जो बॉन्डेड एटम्स है उनमें बी मैंने कंसिडर किया है कि बी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ए। सो बी की टेंडेंसी यहाँ पे क्या रहेगी कि ये जो दो इलेक्ट्रॉन है ना ये मेरे पास आने चाहिए। पी की टेंडेंसी होगी कि वो इलेक्ट्रॉन को, शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को खुद की तरफ खींचने की कोशिश करेगा। सो इस तरीके से फाइनली आपको एक कैटायन मिलेगा और एक एनायन मिलेगा। सो ये एक बेसिक था अबाउट होमोलिटिक एंड हेटेरोलिटिक क्लीवेज, ठीक है। तो होमोलिटिक क्लीवेज में क्या हो रहा है, होमोलिटिक क्लीवेज में वन ऑफ द bonded electron goes to one atom and other electron goes to another atom, while in heterolytic cleavage जो more electronegative atom होगा between bonded atoms, जो more electronegative atom होगा वो शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को खुद की ही तरफ खींचेगा एंड वो एनाइन के फॉर्म में चला जाएगा। तो एक एरोज का भी अच्छे से ऑब्जर्वेशन करो। होमोलिटिक क्लीवेज में एरो जो दिखाया जाता है वो इस तरीके से एरो होता है, हेटेरोलिटिक क्लीवेज में एरो इस तरीके से होता है। इसे क्या कहा जाता है, फिश हुक भी कहा जाता है। अब ये हेड है, हेड आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है और टेल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टेल मतलब ये पार्ट और हेड मतलब ये पार्ट, ये दोनों क्या रिप्रेजेंट करते हैं आपको, टेल रिप्रेजेंट कर रहा है कहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और हेड रिप्रेजेंट कर रहा है कहाँ पे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। क्या कहा मैंने, टेल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपको, इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहे हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, और हेड जो होता है ये वाला हेड ये आपको क्या रिप्रेजेंट करेगा, कहाँ तक इलेक्ट्रॉन आए हैं और कौन से एटम तक इलेक्ट्रॉन आके पहुँचे हैं, ठीक है। सो इट इज़ होमोलिटिक एंड हेटेरोलिटिक क्लीवेज। और डिटेल में इसके बारे में हमें पढ़ना है, बेसिक आइडिया आपको आ गया होगा। होमोलिटिक क्लीवेज में क्या होता है कि जो बॉन्डेड एटम से हर एक को एक एक इलेक्ट्रॉन वहाँ पे मिल जाता है होमोलिटिक क्लीवेज में। हेटेरोलिटिक क्लीवेज में क्या होता है, बॉन्डेड एटम्स में अगर एक एटम ऐसा होगा कि जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो वही एटम क्या करेगा, सब इलेक्ट्रॉन मतलब शेड पेयर में जो दो इलेक्ट्रॉन है उनको खुद की तरफ खींचने की कोशिश करेगा। ऑब्वियस सी बात है कि वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब उसकी टेंडेंसी क्या रहेगी, टू अट्रैक्ट शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इटसेल्फ, ये उसकी टेंडेंसी काफ़ी फिक्स रहेगी। सो वो क्या करता है, यहाँ पे मैंने देखा है कि पूरे इलेक्ट्रॉन खुद की तरफ खींचने की कोशिश करेगा। ये एरो यहाँ पे हाफ एरो नहीं है, ये फुल एरो यहाँ पे दिखा है बिकॉज आपको ये दिखाना है कि यहाँ के जो दो इलेक्ट्रॉन है ये किसकी तरफ चले गए, ये बी की तरफ चले गए, ए के पास वो नहीं रहे, ठीक है।